सो चिल्ड्रन, हम लोग ने टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कर लिए थे. वी हैड रिवाइज्ड द मेन पॉइंट्स ऑल्सो. नाउ कमिंग टू भूदान ग्रामदान. महात्मा गांधी declared Vinoba Bhave as a spiritual heir. He also participated in Satyagraha as one of the foremost Satyagrahis. Now, महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को अपना स्पिरिचुअल एयर डिक्लेयर कर दिया था. स्पिरिचुअल मतलब दैट इज़ जो उनके बाद स्पिरिचुअल बातें एंड ऐसे करेगा. उसने पार्टिसिपेट करा था सत्याग्रह में एज द फोरमोस्ट सत्याग्रहीज, मतलब वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सत्याग्रहीज. ही वॉज वन ऑफ द वोटरीज ऑफ गांधीज कंसेप्ट ऑफ ग्राम स्वराज, और उनका वोटरी भी गांधी जी का आइडिया ऑफ ग्राम स्वराज में जो वन ऑफ द वोटर्स था वो भी विनोबा भावे ही था. आफ्टर गांधी जी's martyrdom, Vinoba Bhave undertook Padayatra to spread Gandhiji's message and covered almost the entire country. Now, after Gandhiji's death incident, Vinoba Bhave ने पदयात्रा ली. पदयात्रा इज जो ऑन फुट, मतलब बेसिकली वो पैदल चले, almost covering the entire country. Once when he was delivering a lecture at Pochambali in Andhra Pradesh, some poor landless villagers demanded some land for their economic well-being. अब जब वो ऐसे एक डिलीवर कर रहा था एक लेक्चर पोचाम्बली आंध्र प्रदेश में, तब कुछ पुअर लैंडलेस लेबर्स उनके पास आए और कहते हैं कि उनको भी थोड़ी सी लैंड चाहिए जिससे वो अपनी इकोनॉमिक, अपनी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकें. विनोबा भावे could not promise it to them immediately but assured them to talk to the government of India regarding provision of land for them if they undertook cooperative farming. उसने उसी समय तो प्रॉमिस नहीं करा उनसे, बट उनको ये श्योरिटी दी कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करेगा कि जिससे उनको लैंड मिल सके थ्रू कोऑपरेटिव फार्मिंग. कोऑपरेटिव्स के थ्रू फार्मिंग में उनको लैंड मिल सके. सडनली श्री रामचंद्र रेड्डी स्टूड अप एंड ऑफर्ड 80 acres ऑफ लैंड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 80 लैंडलेस विलेजर्स. तो श्री रामचंद्र रेड्डी ने ऑफ़र करा 80 acres ऑफ लैंड जो 80 लैंडलेस विलेजर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा. दिस एक्ट वाज नोन एज भूदान, और इस एक्ट को बोला गया था भूदान. मतलब भू मतलब धरती और दान का मतलब यू ऑल नो. सो ये एक्ट को बोला गया था भूदान. लेटर ही ट्रैवल्ड एंड इंट्रोड्यूस हिज आइडियाज़ वाइडली ऑल ओवर इंडिया, और उन्होंने ट्रैवल करा और आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस करा पूरे इंडिया में. Some zamindars, owners of many villages, offered to distribute some villages among the landless. और कोई ज़मींदार्स ने भी ऐसे ही स्टेप्स उठाए. उन लोग ने भी काफ़ी लैंडलेस विलेजर्स को लैंड्स जो ज़मींदार्स के पास थी वो भी दान में दी. इट वॉज नोन एज ग्रामदान. अब भूदान जो श्री रामचंद्र रेड्डी ने करा था और जो ज़मींदार ने करा था उसको ग्रामदान बोला गया. However, many land owners chose to provide some part of the land to poor farmers due to the fear of land sealing act. अब काफ़ी लैंड ओनर्स ने कुछ अपनी लैंड का हिस्सा पुअर फार्मर्स को दे दिया था ड्यू टू द फियर ऑफ लैंड सीलिंग एक्ट. एक लैंड सीलिंग एक्ट था तो उसके डर से उन लोग ने एक छोटा सा हिस्सा दे दिया था. नाउ दिस भूदान ग्रामदान मूवमेंट इनिशिएटेड बाय विनोबा भावे इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्लडलेस रिवोल्यूशन, क्योंकि कोई ब्लड नहीं शेड हुआ था, कोई वायलेंट एक्शन नहीं हुआ था, पर
रेवोल्यूशन भी हो गया था, क्योंकि सबको मतलब काफ़ी लैंडलेस विलेजर्स को लैंड मिल गया था, तो इसलिए इसको बोला जाता है ब्लडलेस रेवोल्यूशन। नाउ कमिंग टू कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। Agriculture has been the backbone of the Indian economy, though its share of the gross domestic product has registered a declining trend from 1951 onwards. अब एग्रीकल्चर बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी की, पर जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीडीपी है, वो एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड, एक डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है 1951 के बाद से। In 2010 to 11, about 50% of the total workforce was employed by the farm sector, which makes more than half of the Indian population dependent on agriculture for sustenance. तो 52% मतलब आधी पॉपुलेशन इंडिया की वो एग्रीकल्चर सेक्टर में थी। The declining share of agriculture in the GDP is a matter of serious concern, because any decline and stagnation in agriculture will lead to a decline in other spheres of the economy, having wider implications for society. अब ये जो डिक्लाइनिंग शेयर है एग्रीकल्चर का इन दी जीडीपी, ये सीरियस कंसर्न क्यों है? इसलिए है क्योंकि अगर कोई डिक्लाइन या स्टेग्नेशन मतलब रुकना एग्रीकल्चर सेक्टर में होगा, तो वो दूसरे स्फेयर्स ऑफ लाइफ को भी इफ़ेक्ट करेगा, दूसरे स्फेयर्स के इकोनॉमी को भी इफ़ेक्ट करेगा। ओके, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वाई डिक्लाइनिंग शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन द जीडीपी इज़ अ मैटर ऑफ seriousness, because any decline and stagnation in the agriculture will lead to decline in other spheres of the economy, having wider implications for the society. Now, considering the importance of agriculture in India, the government of India has made efforts to modernize agriculture. अब एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ एफ़र्ट्स लिए हैं कि जिससे एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज़ करा जा सके, उसको भी मॉडर्न रूप दिया जा सके। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इस्टेब्लिश करी गई इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, agricultural universities, veterinary services and animal breeding centers, horticulture development, research and development in the field of meteorology, weather forecast etc. were given priority for improving Indian agriculture. अब इंडियन एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स उठाए, ये है इसका आंसर। इस्टेब्लिश करी गई ICAR, agricultural universities, veterinary services, animal breeding centers, horticulture development, research and development in the field of meteorology and weather forecast etc. क्योंकि अब अगर आप फार्मिंग से रिलेटेड हो तो आपके पास थोड़ा सा मॉडर्नाइज टच होना चाहिए, रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर्स होने चाहिए, वेदर फोरकास्ट के प्रिडिक्शंस होने चाहिए। Apart from this, improving the rural infrastructure was also considered essential for the same. Now, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने को भी बहुत ज़रूरी था, उसको इम्प्रूव करना भी बहुत ज़रूरी था, बिकॉज तभी फार्मर्स वहाँ पे रुकना चाहेंगे। Now, activity find out why an Indian farmer does not want his son to be a farmer. First, इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल इतना नहीं है। सेकंड, लेबर इंटेंसिव है। थर्ड, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है गांव का वो नहीं इतना अच्छा है, लाइक मेडिसिनल फैसिलिटीज़, एजुकेशनल फैसिलिटीज़, वो कंपैरेटिवली सिटीज़ में ज़्यादा अच्छा है बजाय कि रूरल एरिया से।
Now from the 4.1 table, it is clear that the GDP growth rate is increasing over the years. It is not generating sufficient employment opportunities in the country. The growth rate in agriculture has been decelerating, which is an alarming situation. Now अगर हम ये GDP टेबल देखें ग्रोथ रेट मेजर सेक्टर्स में, तो एज वी कैन सी 4.2 थी 2013-14 में, पर -0.2 हो गई 14-15 में, और 15-16 में तो और कम. तो आप देख सकते हैं कि 13-14 और 15-16 में कितना बड़ा डिफरेंस है. ओके, देन इंडस्ट्री में वो बढ़ता जा रहा है बिकॉज दिस इज़ द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. देन कमिंग टू सर्विसेज में भी बढ़ा है, बट एग्रीकल्चरल सेक्टर में घटा है. Indian farmers are facing a big challenge for international competition and reduction in the public investment. अब जो इंडियन फार्मर्स हैं वो चैलेंज फेस कर रहे हैं इंटरनेशनल कंपटीशन से भी, और जब पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी कम कर दी गई है एग्रीकल्चरल सेक्टर में. अब देखो, अगर कोई भी सेक्टर में जीडीपी कम हो रही है तो उसकी इन्वेस्टमेंट भी कम ही होगी. लोग इन्वेस्ट क्यों करेंगे घटते हुए सेक्टर में. सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर्स इज डिक्रीज्ड लीडिंग टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अब जो सब्सिडी थी फर्टिलाइजर्स पे वो भी कम कर दी गई थी, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई. Moreover, reduction in import duties on agricultural products have proved detrimental to agriculture in the country. अगर आप रिड्यूस कर दोगे इम्पोर्ट ड्यूटीज़ ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स तो ये और डिक्लाइन है और नेगेटिव इम्पैक्ट है एग्रीकल्चर के लिए इन दी कंट्री. अगर आप इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर दोगे तो उससे क्या होगा, उससे एग्रीकल्चर का सामान जो बाहर से आता है वो कम दाम पे बिकेगा, है ना. अगर बढ़ा दोगे तो ज़्यादा दाम पे बिकेगा. अब अगर कोई चीज़ कम दाम पे बिक रही है तो जो इंडिया में उग रहा है उसके लिए कंपटीशन है, क्योंकि दोनों के रेट्स कहीं ना कहीं सेम होंगे, या एक कम होगा या दूसरा थोड़ा सा ज़्यादा होगा. और अगर आप इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दोगे मतलब जो बाहर से सामान आ रहा है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा महंगा होगा, तो महंगे चीज़ को लोग कम ख़रीदते हैं, ठीक है. और जो हमारे इंडिया में उग रहा है उसका ज़्यादा वो होगा, उसका ज़्यादा प्रॉफिट होगा. बट अगर जब आप इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर दोगे तब इंडियन जो फार्मर्स हैं उनके लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा. तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारी कंट्री के लिए. Farmers are withdrawing their investment from agriculture, causing a downfall in the employment in agriculture. अब farmers भी अपना investment agriculture से निकाल लें, जो downfall कर रहा है employment in agriculture. Now we will start why farmers are committing suicide in several states of the country in the next video. अभी तक जो हमने देखा है I have discussed कि अगर वो question आएगा तो आपको कैसे लिखना है. ओके, नाउ इफ अ क्वेश्चन कम्स हु वाज विनोबा भावे, यू कैन राइट विनोबा भावे का आप आंसर लिखोगे. दैट महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड विनोबा भावे एज हिज स्पिरिचुअल हेयर. विनोबा participated in सत्याग्रह as he was one of the major concepts, and after Gandhiji's martyrdom he undertook the पदयात्रा to spread Gandhiji's message to the entire country. ये हो गया who was विनोबा भावे का आंसर. ओके, सो what is known as the bloodless revolution. bloodless revolution ये होगा कि when विनोबा भावे started the पदयात्रा, during that some villagers demanded landless villagers demanded land for their economic well-being. Vinoba Bhave assured them to talk to the government of India regarding cooperative farming. Suddenly, Sri Ramchandra Reddy offered 80 acres of land
to distributed among 80 landless laborers. This act was known as Bhudan. Then some zamindars also distributed some of the villages to the landless laborers. उसको बोला जाता है ग्रामदान. Now some landowners also provided a part of the land to poor farmers. Now these acts of Bhudan and Gramdan movement initiated by Vinoba Bhave are called bloodless revolution. ठीक है, तो I have discussed with you all 2 answers. Okay, then ये third answer भी डिस्कस कर लिया था कि why declining share of agriculture in the GDP is a serious concern. Okay, then what are the steps taken by the government of India, ये भी कर लिया था. So if I give these answers, I want proper answers. Okay.